रोज सुबह मेहनत करने जाते हो और पसीना बहाकर लौट आते हो और धन के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं लाते। अरे बकवास बंद करो राधा। एक तो सारा दिन खेत में हल चलाओ, ऊपर से तुम्हारी चिक चिक भी सुनो। समझ में नहीं आता कि काम करूं या फिर तुम्हारे ताने सुनो। आदित्य को क्रोध भरी नजरों से देखकर राधा अचानक निराश हो गई। अब तुम खुद बताओ आदित्य, कितना समय हो गया है हमें आर्थिक स्थिति से जूझते हुए। आखिर हम और किसानों की तरह हंसते हुए अच्छे से जीवन कब व्यतीत करेंगे। अपनी पत्नी का निराश चेहरा देखकर आदित्य का क्रोध उतर गया और वो अपनी पत्नी राधा के नजदीक आकर बोला, मैं क्या करूं राधा, मेरी किस्मत ही खराब है। जब जब मैं खेत में मेहनत करता हूँ और सोचता हूँ कि उस पर फसल अच्छी उगेगी, तब तब कुछ ऐसा होता है कि मेरी सारी फसल बेकार हो जाती है। और ऊपर से मैं अब जमींदार का कर्जदार भी बन गया हूँ। पिछली बार जो फसल खराब हुई थी तब मैंने जमींदार से बीज खरीदने के लिए धन उधार लिया था, और इस बार भी मुझे नहीं लगता कि हमारी फसल अच्छी होगी। सारा का सारा दोष तुम्हारे जमीन का है, वरना और किसानों की फसल क्यों अच्छी उगती है। तुम्हारी फसल पर क्यों हमेशा कोई न कोई आफत आ जाती है। हाँ कुछ भी हो, लेकिन मुझे विश्वास है एक न एक दिन समय जरूर बदलेगा। इतना बोलकर आदित्य अपने खेत में चला गया। खेत में आदित्य कड़ी धूप में मेहनत से हल चलाने लगा। तभी वहाँ पर जमींदार अपने साथी बलराम के साथ आ धमका। अपने खेत में हल चलाना रोक दिया आदित्य। सबसे पहले मेरा धन चुकाओ जो तुमने कुछ महीने पहले मुझसे कर्ज में लिया था। जमींदार देखो, मैं तुम्हारा कर्ज जल्दी ही चुका दूंगा। अरे अब मैं तुम्हें और समय नहीं दे सकता, मुझे सारा धन अभी चाहिए, वह भी ब्याज सही। जमींदार तुम भी देख रहे हो कि मैं अपने खेत में हल चला रहा हूँ। अब कुछ ही दिनों की तो बात है, फसल उग जाएंगी और फसल बेच के मैं तुम्हारा धन लौटा दूंगा। आदित्य, यह तुम्हारा फसल उगाने का सपना ही नहीं जाएगा, क्योंकि मैं तो काफी समय से देख रहा हूँ जब जब तुम्हें अपने खेत में फसल उगाते हो, कभी फसल में कीड़े लग जाते हैं, कभी फसल में आग लग जाती है और कभी बारिश की मार हो जाती है। तुम्हारी किस्मत में किसान बनना लिखा ही नहीं है, इसलिए मेरा और जमींदार का समय बर्बाद मत करो। बकवास बंद कर बलराम, तू जमींदार का नौकर है तो नौकर बन के रहे, उससे ज्यादा जबान लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो सुन रखा था कि तुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, परंतु अब मैं ऐसा काम करूंगा कि तुझे गुस्सा ही नहीं आएगा। अब आप कहना क्या चाहते हो? तुझे याद है जब मैंने बीज खरीदने के लिए कर्ज के रूप में धन दिया था, तब तुझसे अंगूठा भी लगवाया था, याद है? समझ ले, उस कागज पर मैंने तेरी जमीन को अपने नाम करवा लिया। अब मैं इस खेत का मालिक हूँ, तू नहीं, समझा? ये सुनकर आदित्य बुरी तरह से क्रोधित हो गया। अरे ये तो सरासर अन्याय है। थोड़े से कर्ज के रूप में तुम मेरा खेत नहीं छीन सकते जमींदार। बलराम बस बहुत हो गया है, इसे इसके ही खेत से धक्का मार के बाहर निकाल, साले को। बलराम ने आदित्य को उसके ही खेत से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। आदित्य उदास होकर अपने घर चला गया। उसकी आंखों में गुस्सा और अपमान की आग जल रही। क्या हुआ, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है, और आप समय से पहले ही खेत से वापस कैसे आ गए। राधा जमींदार ने मेरे साथ बेईमानी की है, उसने मेरा खेत मुझसे छीन लिया है। कुछ महीने पहले बीज खरीदने के लिए मैंने जमींदार से उधार रकम ली थी, और उस वक्त बड़ी चालाकी से जमींदार ने मुझसे मेरा अंगूठा लगवा लिया था। अब वो कह रहा है कि वो जमीन उसकी है। तो क्या आप यूं ही चुप बैठेंगे? आपको सबसे पहले गांव के मुखिया से शिकायत करनी चाहिए। अगले दिन आदित्य मुखिया जी के घर आ पहुंचा। मुखिया जी, जमींदार ने बेईमानी से मेरा खेत हड़प लिया है। कुछ समय पहले मैंने बीज खरीदने के लिए जमींदार से उधार रकम ली थी। उस समय चालाकी से उसने मेरा अंगूठा लगवा लिया। अब वो दावा कर रहा है कि वो जमीन उसकी है। आदित्य, इसमें मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, बल्कि मैं ही क्यों, गांव का कोई भी व्यक्ति तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। अरे मैं चुप नहीं बैठूंगा, उसने मेरी जमीन छीन ली है। एक किसान के लिए उसकी जमीन माँ होती है, माँ। इतना कहकर आदित्य सीधा केशवनगर राज्य की ओर चल पड़ा और राजा विक्रम के दरबार में आ पहुंचा। महाराज की जय हो। महाराज, जमींदार ने थोड़े से धन के बदले मेरा खेत हड़प लिया है। अगर हरियापुर गांव के जमींदार ने तुम्हारे साथ वास्तव में ऐसा किया है तो तुम्हारे साथ न्याय होगा। इतना बोलकर राजा विक्रम एक सैनिक की ओर इशारा करते हुए बोले, सैनिकों, जाओ हरियापुर गांव के जमींदार को बुला कर लेके आओ। कुछ ही देर में जमींदार अपने साथी बलराम के साथ महल में हाजिर था। क्यों तुमने कुछ धन के लिए आदित्य नाम के इस किसान का पूरा खेत अपने नाम कर लिया? बोलो। हाँ महाराज, यह तो सरासर झूठ बोल रहा है। सच तो यह है कि कुछ दिन पहले आदित्य ने खुद अपना खेत मुझे बेचा था। मैंने तो उसे बहुत सारा धन दिया था,
महाराज जिसने वादा किया था कि कुछ महीनों बाद वो खेत खाली कर देगा। जब मैं उसका वादा याद दिलाने के लिए गया तो उसने मुकर कर मेरे ही आदमी बलराम को अपशब्द कहे थे। ये सुनकर आदित्य क्रोधित हो गया। अरे ये दोनों झूठ बोल रहे हैं महाराज, सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने खेत नहीं बेचा था, मैंने केवल थोड़ी सी रकम उधार ली थी, वो भी बीज खरीदने के लिए। भला मैं अपना खेत क्यों बेचूंगा? कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका न्याय एक ही शर्त पर हो सकता है। कैसी शर्त महाराज? तुम गांव के 2 गवाह लेकर आओ जो जमींदार और बलराम के खिलाफ तुम्हारे पक्ष में गवाही दे सके। अगर वह गवाही देंगे तो तुम सच्चे साबित हो जाओगे और तुम्हारा खेत तुम्हें वापस कर दिया जाएगा। जमींदार, तुम भी ऐसे ही 2 गवाह लेकर आओ जिन्होंने आदित्य को खेत बेचते देखा था। जमींदार और बलराम वहां से चले गए। आदित्य भी गांव लौट आया और गांव के लोगों से मदद मांगने लगा, लेकिन जमींदार के डर से कोई भी आदित्य की मदद करने को तैयार नहीं हुआ। अगले दिन आदित्य उदास होकर राजा विक्रम के दरबार में खड़ा हुआ। महाराज, जमींदार का गांव में बहुत दबदबा है, इसे कोई भी मेरी सहाय नहीं कर रहा, ना ही कोई मेरे पक्ष में गवाही देने के लिए तैयार है। तभी जमींदार बलराम के साथ वहां पहुंच गया और उसके साथ मुखिया और बलिया भी थे। महाराज, यह मेरे गांव का मुखिया है और यह मेरे गांव का बलिया नाम का सम्मानित नागरिक है। गांव में इन दोनों का बहुत सम्मान है। मैंने इन दोनों के सामने ही आदित्य की उसकी जमीन खरीदी थी महाराज, और उसे बहुत सारा धन दिया था। आप पूछ लीजिए। हाँ महाराज, जमींदार सच कह रहे हैं, हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। हाँ महाराज, जमींदार ने आदित्य को धन दिया था और उसने अपना खेत उसे बेच दिया था। जमींदार तो अपने गवाह ले आया, लेकिन तुम कोई गवाह नहीं ला सके आदित्य, तो न्याय तो हो गया, खेत जमींदार के पास ही रहेगा बस। आदित्य गुस्से में महल से बाहर निकल गया और सीधा अपने घर आ पहुंच गया। शाम को वो भी चुपचाप आंगन में बैठा था। तभी मुखिया और बलिया उसके घर आ पहुंचे। अब क्यों आए हो? तुम दोनों ने तो मेरे खिलाफ महाराज के सामने झूठी गवाही दे दी, अब क्या चाहते हो मुझसे? मुझे क्षमा कर दो आदित्य, जमींदार ने हमें डरा धमका दिया था, हम मजबूर थे। मुझे भी माफ कर दो आदित्य, मेरी बिटिया का विवाह कुछ ही दिनों में है। जमींदार ने धमकी दी थी कि अगर मैंने उसके पक्ष में गवाही नहीं दी तो वह विवाह रुकवा देगा। मैं मजबूर था। हाँ, ये तो है, ताकतवर की दबंगाई और गरीब की लाचारी। मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है। दोष ना मेरा है ना तुम्हारा, दोष तो इस समाज का है जहाँ गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती। मुखिया और बलिया शर्मिंदा होकर चुपचाप वहां से चले गए। समय ऐसे ही बीतता चला गया और आदित्य की स्थिति और भी खराब होती चली गई। कब तक घर बैठे रहोगे? कुछ काम क्यों नहीं करते? हाँ, मैं एक किसान हूँ। अब तुम्हें बताओ, खेती के अलावा मैं और दूसरा क्या जानता हूँ? खेती की बात कर रहे हो? खेती अब बची ही कहाँ है। जाओ कोई और काम ढूंढो, वरना हमारी हालत और भी बिगड़ जाएगी। इस छोटे से गांव में मुझे कौन काम देगा? अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो दूसरे गांव या फिर राज्य में जाओ, कहीं ना कहीं रोजी रोटी तो मिलेगी। आदित्य कुछ देर तक सोच में डूबा और फिर बोला, हाँ ठीक है, मैं विजयनगर राज्य में जाता हूँ, वहाँ मजदूरी ठीक ठाक मिलती है। तुम मेरे लिए कुछ रोटियां बना दो। घर में बस थोड़ा सा ही आटा बचा है, उससे केवल एक ही रोटी बन सकती है और सब्जी के नाम पर कुछ भी नहीं है। अगर वो भी मैं ले जाऊंगा तो तुम क्या खाओगी? मेरी चिंता मत करो, मैं पेड़ के पत्तों से किसी तरह गुजारा कर लूंगी। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। राधा ने एक रोटी बनाकर आदित्य को दी। आदित्य रोटी लेकर विजयनगर की ओर पैदल निकल पड़ा। रास्ता एक घने जंगल से होकर जाता था। कुछ देर बाद रात गहरी होती चली और आदित्य के पेट में चूहे दौड़ने लगे। उसे तेज भूख लगी, तभी उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी। हाँ चलो, तालाब तो मिल गया, अब रोटी खा के प्यास बुझा लूंगा, कुछ तो भला होगा। ये तो बस एक ही है, अगर मैं इसे भी खा लूंगा तो मेरा क्या भला होगा। तभी तालाब के पानी में हलचल होने लगी। दरअसल उस तालाब में एक राक्षस था। ये कौन खतरनाक जादूगर है जो मेरे तालाब के पास इतनी निर्भयता से कह रहा है कि एक खाने से क्या होगा? लगता है ये मुझे अपने मंत्रों से भस्म कर देगा। मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। तभी राक्षस तालाब से बाहर निकलकर बोला, मम्मा मुझे मत मारो, मैं इस तालाब में अकेला रहता हूँ और दूसरों को खाता हूँ, तो तुम मुझे मत खाओ, मुझे माफ कर दो।
आदित्य सारा मांजरा समझ गया। उसने मन में सोचा, मैं तो रोटी खाने की बात कर रहा था और इसे लगता है कि मैं इसे खाने की बात कर रहा हूँ। चलो, ये भ्रम काम आएगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर नहीं खाऊंगा, अगर तुम मुझे कोई ऐसी वस्तु दो जिससे मैं धनवान बन जाऊं। राक्षस तुरंत अपना हाथ आधी टेढ़ी दिशा में घुमाने लगा। अचानक रंग बिरंगे किरणों के साथ एक सुंदर विचित्र पक्षी आदित्य के सामने प्रकट हो गया। हाँ, इसे ले जाओ, तुम धनवान हो जाओगे। क्या बकवास कर रहे हो? इस छोटे से पक्षी से मैं कैसे धनवान बनूंगा? अरे मूर्ख मनुष्य, ये कोई साधारण पक्षी नहीं है, ये बोलने वाला पक्षी है, भविष्य की बातें भी बताता है। और जब तू इसे धन की इच्छा जाहिर करेगा, इसके आंखों से किरणें निकलेगी और ढेर सारी स्वर्ण मुद्रा भी प्रकट होगी, समझे? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ये पक्षी मेरा हुआ और तुम अपने तालाब में सुरक्षित रह सकते हो। चलो जाओ अब। आदित्य खुशी खुशी वहां से अपने गांव की ओर चल पड़ा और वो मन ही मन सोचता रहा, राधा जब इस पक्षी के बारे में सुनेगी तो बहुत खुश होगी और जब मैं धनवान बन जाऊंगा तब किसी भी गरीब पर आँच नहीं आने दूंगा। बहुत थक गया हो, काश कहीं एक रात के लिए रुकने का ठिकाना मिल जाए, ठंड भी बहुत बढ़ गई है। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी जिसके बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। आदित्य झोपड़ी के नजदीक चला गया। बूढ़ा आदित्य की ओर देखकर बोला, अरे कौन हो तुम? देखिए, मैं अपने गांव जा रहा था, रात हो गई है और ठंड भी बहुत है। क्या मैं एक रात के लिए आपकी झोपड़ी में रुक सकता हूँ? अरे तुम लुटेरे या डाकू तो नहीं लगते, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक रात, सुबह होते ही निकल जाना, मुझे अकेले रहने की आदत है। आदित्य ने आधी रात के बाद उस बूढ़े की झोपड़ी में शरण ले ली। रात के समय बूढ़ा व्यक्ति झोपड़ी के अंदर गहरी नींद में था, पर आदित्य की आंखें उस जादुई पक्षी पर टिकी थी। हाँ, क्यों ना इस पक्षी को परखा जाए। क्या राक्षस ने सच कहा था या झूठ? मुझे 10 सोने के सिक्के चाहिए। पक्षी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और 10 स्वर्ण मुद्राएं प्रकट हो गई। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है! मतलब राक्षस ने बिल्कुल सही कहा था। कल जब राधा इस पक्षी को देखेगी तो कितनी खुश होगी। आदित्य ये सोचते हुए सो गया, पर वो ये नहीं जानता था कि बूढ़ा पूरी तरह सोया नहीं था, वो सब कुछ देख रहा था। अरे इसके पास तो चमत्कारी पक्षी है, क्यों ना इसे चुरा लूं, ये मेरे बहुत काम आएगा। बूढ़े व्यक्ति ने झोपड़ी के पीछे पक्षी को एक टोकरी में छिपा दिया। सुबह जब आदित्य जागा तो वो पक्षी को ना पाकर बूढ़े व्यक्ति से बोला, अरे मेरा पक्षी कहाँ गया? तुम्हारा पक्षी तो उड़ गया। आदित्य को शक होने लगा। चुपचाप बता दो कि मेरा पक्षी कहाँ है। अरे तू चला जा यहाँ से, मैं तुझे काट कर फेंक दूंगा, कोई पूछने भी नहीं आएगा। आदित्य डरते हुए सीधे तालाब के पास चला गया। अरे ओ राक्षस, बाहर निकल, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, निकल बाहर। राक्षस तुरंत तालाब से बाहर आकर बोला, अब क्या हुआ? मैंने तुम्हें चमत्कारी पक्षी दिया था ना? अरे क्या पक्षी दिया था, वो तो उड़ गया। ये कैसे हो सकता है? अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वैसा ही दूसरा पक्षी दे देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसी शक्ति चाहिए जिससे बड़ी से बड़ी सेना मेरा मुकाबला ना कर सके, समझे? राक्षस प्रसन्न हो गया और एक रंगीन किरणों की चमकती अंगूठी आदित्य को दे दी। ये अंगूठी अब तुम्हारी है, इसे तुम किसी को भी पत्थर बना सकते हो और वापस भी, समझ गए? आदित्य उसी झोपड़ी में लौट आया और उस बूढ़े व्यक्ति से बोला, सुनो, मेरा पत्थर लौटा दो। अरे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक, अभी तुझे मजा चखाता हो, इस बुड्ढे को पत्थर बना दो। आदित्य के इतने कहते ही बूढ़े का शरीर पत्थर में परिवर्तित होने लगा। बूढ़ा डर के मारे कांपता हुआ बोला, माफ कर दो, मैंने लालच में आकर उसे चुरा लिया था, वो झोपड़ी के पीछे एक टोकरी में छिपा हुआ है। मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि ये बूढ़ा क्या करने वाला है। हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि तुम भविष्य भी बता सकते हो। अगर दोबारा किसी को ठगा तो हमेशा के लिए पत्थर बना दूंगा, समझे? आदित्य पक्षी को लेकर अपने घर आया और सारी बात राधा को बताई। तुम वाकई भविष्य बता सकते हो, तो ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं प्रकट कर दो। अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ ढेर सारी मुद्राओं का ढेर लग गया। कुछ समय बाद आदित्य अब गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन चुका था।
उसकी झोपड़ी अब एक भव्य महल बन चुकी थी। एक दिन जादुई पक्षी आकर आदित्य के कान में कुछ कहने लगा। क्या कहा? राजा भैरव केशव नगर की सीमा में अपनी सेना के साथ प्रवेश कर गया है। अब समय आ गया है जमींदार को सबक सिखाने का। हाँ, जाओ और राजा विक्रम से कहो कि हरिपुर के सबसे अमीर व्यक्ति ने उन्हें आमंत्रित किया है और ये स्वर्ण मुद्रा की थाली उनको भेंट दो। जाओ सेवक। राजा विक्रम के दरबार में पहुंचा और स्वर्ण मुद्राओं से भरी थाली उनके सामने रख दी। हरियापुर गांव के सबसे धनवान व्यक्ति आदित्य ने आपको और मंत्री जी को आमंत्रित किया है। अरे बाप रे, इतनी सारी मुद्राएं हमने भी कभी भेंट में नहीं देखी है। अब तो चलकर देखना ही पड़ेगा कि आखिरकार यह है कौन। राजा विक्रम मंत्री जगन्नाथ को साथ लेकर आदित्य के आलीशान महल में पहुंच गया। उसकी आंखें चौंधी आ गई। तुम? अरे तुम तो वही किसान हो ना जो कुछ समय पहले मेरे पास न्याय मांगने आए थे। और उस समय आपने मुझे न्याय नहीं दिया था। याद है मुझे सब कुछ। अब लेकिन यह कैसे संभव हुआ? रातों रात तुम्हारे पास इतना धन कहां से आ गया? क्षमा कीजिए महाराज, मैं आपको ये चाहकर भी नहीं बता सकता। तो हमें यहाँ पर बुलाया क्यों गया है? तुम्हारे पास अब इतना वैभव है कि अकेले ही 10 जमींदारों को सबक सिखा सकते हो। बताओ आदित्य, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम चाहते क्या हो? साफ साफ कहो। महाराज, मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ, परंतु उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपने जो मेरे साथ अन्याय किया था उसकी पूर्ण सुनवाई करें। और हाँ, यह सूचना आपके भविष्य से जुड़ी है। अगर आपने इसे ना सुना तो कुछ ही दिनों में आपका राज्य आपके हाथ से जा सकता है। सैनिकों, जाकर उन चारों को तुरंत बुला कर लेके आओ। जाओ। कुछ ही समय में वे चारों वहां प्रस्तुत हो गए। क्षमा कीजिए महाराज, मैंने जमींदार के दबाव में आकर यह झूठ कहा था। मैंने भी झूठ कहा था महाराज, क्योंकि उसने मेरी बेटी का विवाह रुकवाने की धमकी दी थी। मैं तो जमींदार का साथी था, इसीलिए उसके पक्ष में ही बोला मैंने। अरे अरे, तुम सब बकवास कर रहे हो, अब झूठ बोल रहे हो। पहले सही बोला था ना नालायक हो। महाराज, आपने देखा जब ये गरीब किसान के सामने थे तब ये उसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन आज जब ये जानते हैं कि मेरे पास इतना धन है कि जमींदार की मेरे सामने कोई औकात नहीं है, तब ये मेरे पक्ष में बोल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके राज्य में ऐसा न्याय स्थापित हो, अमीर और गरीब में कोई भेदभाव ना हो। सैनिकों, इन चारों को कारागार में डाल दो। अरे मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। ठीक है, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, पर मेरा खेत मुझे लौटाना होगा। वो मेरे पूर्वजों की आखिरी निशानी है। हाँ हाँ ठीक है, मैं देने को तैयार हूँ। जमींदार बलराम के साथ अपमानित होकर चला गया। मुखिया और बलिया भी मुंह लटकाए लौट गए। अब तुम हमें बताओ, तुम्हारे पास क्या सूचना है? विशालगढ़ राज्य की सेना आपकी सीमा में प्रवेश कर चुकी है और आप तो जानते ही है, उसकी सेना आपकी सेना से 10 गुना बढ़ी है। आप उसकी सेना के साथ युद्ध नहीं कर सकते। अरे तो फिर तो हमें यहाँ से भागना होगा। यह तो बहुत बड़ी विपत्ति है। महाराज, आप चिंता मत कीजिए, आप बस मेरी भेंट एक बार राजा भैरव से करा दीजिए, मैं उसे पीछे हटने के लिए विवश कर दूंगा। अच्छा, अगर तुमने ऐसा किया है तो मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। राजा विक्रम ने एक सुलह स्थल पर राजा भैरव को बुला लिया। अब जब मेरी सेना तुम्हारी सेना में प्रवेश कर चुकी है तो बातों का कोई मूल्य नहीं है। मैं तुम्हारा राज्य हथिया लूंगा, समझे? अब देखो, मेरा एक मित्र तुमसे अकेले में मिलना चाहता है। तभी वहां से राजा विक्रम चला जाता है और वहां आदित्य आ जाता है। राजा भैरव को पत्थर बना दो। राजा भैरव धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। रुको 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 रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे रुको रुको रुको। तुम्हारे पास अभी भी समय है। यदि तुमने अपने कदम पीछे नहीं लिए तो तुम हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगे। मैं वचन देता हूँ कि मैं अपनी सेना को वापस बुला लूंगा। राजा भैरव का पत्थर बनना रुक गया। वो डर कर वहां से भाग गया। अगले दिन राजा विक्रम ने आदित्य को अपने महल में आमंत्रित किया। तुमने ये कैसे किया? महाराज, बस यही बात तो मैं आपको नहीं बता सकता। कुछ बातें रहस्य रहे तो ही ठीक है। हम तुमसे नहीं पूछेंगे, लेकिन हमारी मित्रता स्वीकार करनी होगी।
आदित्य मुस्कुराने लगा। तभी वहां रहस्यमयी पक्षी उड़ता हुआ आकर आदित्य के कंधे पर बैठ गया। बस महाराज ऐसा समझिए, इन सबके पीछे यही है।